Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well and preparing for your boards exam. As you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So guys, today is day 4 and today we are discussing the orders which are coming in exam like acidic strength order, basic strength order and the reactivity of carbonyl compounds towards nucleophile. Okay, so in this video we are covering up these 3 topics. So let's start the video. So first of all, you should know what are the acids and what are the base. So basically we know acids are those which can release H positive ion. Okay, acids which can release H positive ion, and bases which can release OH negative ion or accept H पॉजिटिव आयन. ओके है ना, बहुत ही बेसिक टर्म है ये जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर. H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन. प्लस देर आर लुईस एसिड एंड लुईस बेस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. bases which can lose lone pair, for example amines. If we talk about amines, nitrogen are having lone pair on it and it can easily give its lone pair to other atom or other species, so it is act as a base. It is act as a base, while those which can accept lone pair है ना, lone pair are act as acids or more precisely Lewis acid. So there is concept of Lewis acid and Lewis base. Okay, so these basic things are clear to you all. Today we are discussing about the type of questions which are coming in our exam, and I have taken lots of questions for you all. So acidic strength increase होगी या decrease होगी, that's depend upon the group, what type of group attached to it. For example, there are two types of group: electron donating group and electron withdrawing group. Electron donating groups are those which donate electron है ना, withdrawing जो electrons को withdraw करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, दे शो प्लस आई इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट. ओके, तो क्या होता है, जो प्लस आई इफेक्ट है वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है, अगर सपोज हम ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं. नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं. सिंपल अमीन है ये. हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एल्कोक्सी ग्रुप फॉर एग्जांपल OCH3 अटैच है. ठीक है, और OC2H5 अटैच है. मिथोक्सी अटैच है, इथोक्सी अटैच है ना ये. या फिर हमारे पास सिंपल कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, CH3 अटैच है. X इज फॉर हेलोजेंस, क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये ग्रुप अटैच है. तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह एक्ट करेंगे. फाइन. ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सारे कौन से होंगे, जैसे एल्डिहाइड हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. ठीक है, हमारे पास कीटोन हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, हमारे पास एसिड हो गया. ठीक है, एस्टर हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ये असाइल ग्रुप हो गया. ये सारे के सारे किसकी तरह एक्ट करेंगे, विदड्रॉइंग ग्रुप. अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. जबकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है रिंग में तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा. ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करना मतलब Ka वैल्यू इंक्रीज करना, Ka वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, pKa क्या होगा, pKa डिक्रीज होगा. ये है एसिडिक स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, Ka वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, बट pKa वैल्यू क्या होगी, pKa वैल्यू कम होगी. ठीक है, आपको पता है ना, रिलेशन होता है log P के
ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉग पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इस पोजीशन में, कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, कि अगर के ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पी ए की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। ये किसके लिए हमने बात की, एसिड्स के लिए। सिमिलर केस होता है किसके लिए, हम बेसिस के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर केस बेसिस के लिए, अगर सपोज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक ब्लू। अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। और अगर बेसिसिटी बढ़ेगी तो के बी वैल्यू इंक्रीज होएगी। क्या इंक्रीज होएगी, के बी वैल्यू। के बी वैल्यू इंक्रीज होगी तो पी के बी वैल्यू क्या होगी, पी के बी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है पी के ए, पी के ए, एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है पी के बी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ पी के ए और के बी, ठीक है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी के ए वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी के बी वैल्यू ज़्यादा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, और आपको ये भी क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे ऑर्डर इनका, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेकर के आई हूँ ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमें के ऑर्डर में हमें इसको, ठीक है, अरेंज करना है, ओके। हमें कौन कौन से गिवन है, एक दिया हुआ है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल कैसा होगा, ये होगा CH3 CH2 CH2 के साथ OH लगाइए। एक है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दूसरा ग्रुप है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिनोल है सबसे पहले ना, ये हमारे पास फिनोल है, OH, ओके। सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, एंड सिक्स्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। एक हमें गिवन है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड। एक है 3 नाइट्रोफिनोल, एक हमारे पास 3 नाइट्रोफिनोल, फिनोल ही है, आपको फिनोल ड्रॉ कर लेना है। थर्ड पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रोफिनोल। एक है हमारे पास 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, ओके, ये थर्ड। फोर्थ है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल। अब यहाँ पे 3 पे है नाइट्रो और 5 पर है नाइट्रो। एक है 4 मिथाइल फिनोल, फिफ्थ जो हमारे पास है 4 मिथाइल फिनोल। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एंड फिनोल, ओके। सो ये दीज आर द कंपाउंड्स जो कि हमें गिवन है। पहला है हमारे पास ये प्रोपेनोल, ओके। सेकंड हमें गिवन है, हम ऐसा करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ना। सेकंड हमें गिवन, पहला हमें प्रोपेनोल, सेकंड हमें गिवन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये वाला थर्ड ये है, फोर्थ हमें ये। अब हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये किसकी बात करें, एल्कोहल और फिनोल की बात करें, ठीक है। अब एक सारे हमारे पास फिनोल हैं, एक हमारे पास क्या है, एलिफेटिक एल्कोहल है, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एल्कोहल। और अगर हम एलिफेटिक एल्कोहल और फिनोल की बात करें तो फिनोल क्या होते हैं, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक एल्कोहल के कंपेयर में, ठीक है। ऐसा करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम देखें एल्कोहल और फिनोल्स को देखा जाए, अगर हम सिंपल देखें क्या, एल्कोहल्स, एलिफेटिक एल्कोहल और फिनोल, ठीक है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर हम बात करें एल्कोहल्स की, अगर हम ले लेते हैं CH3 CH2
CH2OH प्रोपेनॉल, और एक हमने ले लिया है सिंपल फिनोल। ये तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए। वो चीज़ है कि अगर सपोज़ कोई एसिड है, एसिड क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन लूज़ करता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा एसिड, उतना ईजिली H पॉजिटिव आयन को इसको लूज़ कर देगा। अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड H पॉजिटिव आयन को ईजिली लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इस केस में हमें देखना है एसिड्स वही होंगे ना जो H पॉजिटिव आयन को लूज़ करेंगे। इस केस में हमें ये देखना है कि ये जो हमारा फर्स्ट है, क्या ये H पॉजिटिव आयन को इसे लूज़ करेगा, ये H पॉजिटिव आयन को इसे लूज़ करेगा। तो अगर हम फर्स्ट केस में बात करें, इस केस में ना यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर H पॉजिटिव आयन लूज़ होएगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2O नेगेटिव। ये कॉन्जुगेट बेस किसका है? फर्स्ट के लिए। फिनोल का कॉन्जुगेट बेस बनता है फिनोक्साइड आयन। यहाँ जो कॉन्जुगेट बनता है वो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो बनता है फिनोक्साइड आयन। अब यहाँ पर देखिए इस वाले जो फिनोक्साइड आयन है ये है फिनोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, और इसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। इसको आप क्या लिखेंगे? एल्कोक्साइड आयन। अगर हम दोनों में देखें फिनोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन, तो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रेजोनेंस हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेबल। फिनोक्साइड आयन ईजिली बनेगा, है ना। जो चीज़ स्टेबल होगी फटाफट, ये फिनॉल फटाफट को स्टेबल होना चाहेगा तो ईजिली ये किसको लूज़ कर देगा? ईजिली ये प्रोटोन को लूज़ कर देगा, फिनोक्साइड आयन बना लेगा। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल्स की ज़्यादा होगी किससे कंपेयर में? अल्कोहल से कंपेयर में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो कि था ये। ठीक है, तब आपको यहाँ पता चल गया है, यहाँ आप इजीली देख पा रहे होंगे कि फिनोल मतलब अगर हम इसकी और इसकी, है ना, यहाँ एल्कोक्साइड बनेगा एलिफेटिक अल्कोहल, और फिनोल की बात करें तो ज़्यादा एसिडिक तो कौन होने वाला है? फिनोल होने वाला है। ठीक है, सबसे लीस्ट कौन सा हो जाएगा? सबसे लीस्ट हो जाएगा 1। मैं इसको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, तो सबसे कम तो हो गया 1 का, 1 को लिख लो सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास सारे फिनोल हैं। अब नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? हमने देखा था नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को विड्रॉ कर लेते हैं, और ये H पॉजिटिव आयन OH बॉन्ड एक तरह से वीक हो जाता है, या हाइड्रोजन ईजिली लूज हो जाता है। ठीक है, ईजिली निकल सकता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ 1 2 3 विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा? मतलब सबसे लीस्ट ये हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जिसमें 3 विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो किसका हो जाएगा? सेकंड हम देख लेंगे सबसे लार्ज हो गया। उसके बाद जिसमें 2 विड्रॉइंग ग्रुप है 4th नंबर वाला आ जाएगा, है ना। फिर जिसमें 1 विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सबसे लीस्ट है। अब उसके बाद फिनोल्स में देखो कि एक मिथाइल कैसा होता है? मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कम करेगा, है ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा तो 1 से पहले ये क्या आ जाएगा? सॉरी, ये मैंने 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? 1 मिनट। सेकंड सबसे ज़्यादा, ओके, देन 4th, देन ओके 3rd आना था ना, ये वाला 3rd है, 3rd, ये 5th। ठीक है, 5th, और ये आ जाएगा फिर यहाँ पे 5th। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट था, ये एलिफेटिक सबसे लीस्ट क्यों है ना। एक्चुअल में क्या है, अल्कोहल फिनोल में से फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ये इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसको सबसे लीस्ट कर दो। ये रहा, इन चारों का कंपटीशन है। अब जो बचे उन चारों कंपटीशन, ये 3rd नंबर वाले का, ये 2nd नंबर वाले का, ये 4th नंबर वाले का, और ये 5th नंबर वाले का, इनका कंपटीशन है। इसमें आपको पहले देखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। जो रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हमने फर्स्ट के बाद ये 5th कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं? जिसमें 3 प्रेजेंट हैं वो तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो 2nd हो गया। जिसमें 2 हैं वो उससे कम हो जाएगा, जिसमें 1 है वो उससे कम हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए, ओके इसमें आपको बताना है गिव 2 रिएक्शंस दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक नेचर शो करें, ऐसी हमें क्या करनी है, 2 रिएक्शंस को बताना है। तो 2 रिएक्शंस कोई सी बता सकते हो आप? फिनोल की रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ठीक है, आपको पता ना, जब फिनोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, जब एसिड सोडियम के मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होएगी, हाइड्रोजन गैस है। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब एसिड्स, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी एक और रिएक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे, ऐसे ही फिनोल की रिएक्शन विद बेस NaOH दिखा सकते हैं, ठीक है। उस केस में क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ एक तो ये सोल्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे सोल्ट बना है वैसे यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा, ONA। इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। ये जो सोल्ट बना है इसको बोला जाता है सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर, प्लस H2O वाटर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, फर्स्ट रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि जो फिनोल्स होते हैं उनका एसिडिक नेचर होता है। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड दैट ऑफ इथेनॉल, ये तो वही वाला हो गया जो मैंने आपको बताया है ना, फिनोल और इथेनॉल की एसिडिटी जो हमने यहाँ डिस्कस किया है इस स्लाइड में, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इथेनॉल जो है वो बनाएगा इथोक्साइड आयन, फिनोल बनाएगा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और फिनोक्साइड आयन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होएगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो इस वजह से फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसका, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है, ज़्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल से, क्यों? चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैसे बनेगा। फिनोल के ही डेरिवेटिव हैं दोनों, फिनोल के डेरिवेटिव क्या, एक पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप हियर, और एक पे अच्छा नाइट्रो नहीं, मिथॉक्सी, अगले पे क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे ही क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी। दोनों ही फिनोल के डेरिवेटिव हैं, मिथॉक्सी, ठीक है। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फर्स्ट, दिस इज सेकंड। इन्होंने बोला ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, इस वाले से आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हो सकता है, क्या है इस वजह से, किस वजह से ज़्यादा एसिडिक है। यस, आई होप आपको पता चल गया होगा। यस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड मिथॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। वापिस से हम उस वाली स्लाइड में जाते ही रहा। देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हम करे थे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप था ना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मिथॉक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप OCH3, ठीक है। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होएगा। डोनेटिंग की वजह से कैसा होगा, +I इफेक्ट होएगा। तो -I इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रिडिक्ट टू बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, हमें ऑप्शंस गिवन है, नहीं ऑप्शंस नहीं गिवन है, हमें कंपैरिजन करना। एक हमें गिवन है बेंजोइक एसिड, एक हमें गिवन है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये 2 गिवन है, इन दोनों में से बताना हमें कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, है ना, डिस्कस कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड है ये, ओके। उसके बाद पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप NO2, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड COH। ये अब
देखते ही पता चल रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है ना, क्या रीज़न हो सकता है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होएगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होएगा। क्यों ज़्यादा एसिडिक होएगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में अगर हम देखें तो एक है हमारे पास प्रोपेनॉल। ओके, अब देखिए एक तो हमारे पास है ये CH3 एक मिनट मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड में इसमें अगर जो फर्स्ट है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, और एक है हमें गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, अब यहाँ पे कोई विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप तो है ही नहीं, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या होगा फिर हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस किसका स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो अगर यहाँ से ये प्रोटॉन जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3CH2CH2O नेगेटिव। ठीक है, प्रोपोक्साइड है ना, अल्कोक्साइड। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कॉन्जुगेट बनेगा बेस बनेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ से अगर जाएगा तो अब दो कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन, यहाँ प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो अगर हम सेकंड में देखें, अगर मैं ऐसा करती हूँ, वो कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। फर्स्ट में तो हो गया पैरानाइट्रोबेंजीन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकंड में हो गया ये वाला कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, चलिए अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास एक ये गिवन है ऊपर, थर्ड को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से होगा थर्ड भी, ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। थर्ड में एक तो ये इसका देखिए, एक हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2O नेगेटिव, एक मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना, इससे ये मिला है, इस वाले से मिला है। बताइए दोनों में से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा। यस, गुड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा आएगा, ये वाला। यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रेजोनेंस होएगी, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, है ना, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, यहाँ होगी रेजोनेंस, एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है, 1 2 3 4, चारों ही फिनॉल गिवन है, फिनॉल की डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें भी हम इन टेक्स्ट का NCERT करके आए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एक गिवन है CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, और एक गिवन है नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर भी नाइट्रो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है आपको, दोनों में नाइट्रो है। अगर हम बात करें तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी होगी, विड्रॉइंग, जिनमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ना, नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा इनकी होगी। कम किसकी हो जाएगी, डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है ना, डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, प्लस यहाँ तो रेजोनेंस इफेक्ट भी है दोनों में, प्लस आर। और जो न्यूट्रलाइज में ना विड्रॉइंग ना डोनेटिंग, तो बीच में आ जाएगा। तो सबसे कम तो हो जाएगी किसकी, सेकेंड की। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये न्यूट्रल जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है, 1 सेकेंड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ में। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अगर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, पैरा नाइट्रो ग्रुप, तो वो मैक्सिमम आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, आई इफेक्ट वहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट होगा।
ओके तो देखिए थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, अगर पैरा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है विड्रॉइंग ग्रुप, तो उसका होता है स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट एज का। फिर उसके बाद किसका होएगा, फिर ऑर्थो का होएगा, और सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा, फिर मेटा का हो जाएगा। ठीक है, मेटा पोजीशन का लीस्ट आई इफेक्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा किसका, पैरा का, और लीस्ट हो जाएगा किसका यहाँ पे, मेटा का। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा थर्ड, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी फोर्थ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई पैरा नाइट्रोफिनोल की। फिर किसकी हो गई, फिर हो गई उससे कम किसकी हो गई, मेटा नाइट्रोफिनोल की। फिर उससे कम किसकी हुई, फिनोल की। और सबसे लीस्ट किसकी हो गई, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, पैरा मिथाइल फिनोल की। ठीक है, पैरा मिथाइल फिनोल की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल ऑर्डर है, इसको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, चलिए बेसिसिटी कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो मैं आपको दे दूंगी एज योर असाइनमेंट, और आप उसको सॉल्व खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर हम देखें बेसिसिटी इन अमीन्स, तो अमीन्स में बेसिसिटी जो है वो वेरी करती है। एक्चुअल में आपको क्या करना है, मैं आपको 2 ऑर्डर्स बताती हूँ, आपको वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं अमीन्स में बेसिसिटी के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एक सेकेंड जस्ट, ओके फाइन। सो बेसिसिटी इन अमीन्स बेसिकली it is not follow regular pattern if we talk about in gaseous state। ठीक है, आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, एक गैसियस फेस में ऑर्डर ध्यान रखना होएगा, और एक एक्वस मीडियम में ऑर्डर ध्यान रखना होएगा, या एक्वस फेस बोल लो जिसे आप। अगर हम बात करें गैसियस फेस की, तो यहाँ पर क्या होगा, गैसियस फेस में अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अमीन लें, तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन की विच इज़ RNH2, ओके। सेकेंडरी अमीन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन में क्या होगा, 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, 1 हाइड्रोजन, दिस इज 2 डिग्री अमीन। एंड 3 डिग्री अमीन में क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, दिस इज 3 डिग्री अमीन, ओके। तो गैसेस फेस में तो क्या होता है, मैं पेन कलर चेंज करें, तो गैस फेस में क्या होता है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, है ना। मतलब बेसिकली Kb की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, और अगर हम बोले Pkb की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ये रहेगा। तो अगर हम यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये किस बात में बात हो रही है, ऑल इन गैसेस फेस। ठीक है, गैसेस फेस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा 3 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें किसकी, एक्वस फेस की, तो यहाँ पे 2 फैक्टर होते हैं। मतलब एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ही है, साथ में यहाँ पर एक और मेजर फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। यहाँ एक मेजर फैक्टर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं सोल्वेशन। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा वाटर में एक तरह से सॉल्यूबल होगा, स्टेबलाइज्ड कटायन बनेगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्वेशन के बेसिस पर हम क्या बताएंगे, बेसिसिटी बताएंगे। किसमें, इन एक्वस फेस। एक्वस फेस मतलब जब अमीन को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है ना, उस केस में। तो सॉल्वेशन एक तरह से मेजर फैक्टर रहेगा। अब यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, 1 डिग्री अमीन की अगर हम बात करें, RNH2 H2, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 2 alkyl groups attached, and 3 degree amine, 3 alkyl group attached to the nitrogen. Okay, this is the case for primary, secondary and tertiary amine, 2 degree and 3 degree.
अब देखिए सॉल्वेशन के लिए क्या होगा, वाटर में, ये वाटर में डिजोल्व है तो वाटर के साथ क्या होगी, एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वाटर को लिख लेती हूँ H2O, है ना, मैं यहाँ लिख लेती हूँ H2O को मैं इस साइड लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक तरह से 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड ही नहीं करेगा। तो मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस केस में क्या होगी, इस केस में देखिए मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग है और इवन यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं है, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सॉल्वेशन ही नहीं होगी। तो अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्वस फेस में, एक्वस है, चलो ब्लू कलर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा 1 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री अमीन और फिर 3 डिग्री अमीन। तो ये तो हो गया एक्वस फेस के लिए। अगर आपको स्पेशल लिखा हुआ आ रहा है इन केस ऑफ एक्वस फेस तो आपको ऑर्डर लिखना है फॉर 1, 2 एंड 3 डिग्री, ऐसे फॉलो करना है। अगर गैसेस फेस के लिए आ रहा है तो आप पहले लिखोगे 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए, गैसेस फेस के लिए। आपको ये चीज़ इतनी सी थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें, अगर आपको ना गैसेस फेस लिखा है ना एक्वस फेस लिखा है तो आप कैसे फॉलो करेंगे, तो मिथाइल इथाइल के लिए भी अलग ऑर्डर है, वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। मिथाइल और इथाइल के केस में हम ऐसा करते हैं, एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं ना, मिथाइल इथाइल के केस में। तो मिथाइल के केस में तो आप फॉलो करेंगे मिथाइल, मिथाइल के केस में आप फॉलो करेंगे पहले 2 डिग्री, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बनाने की बजाय डायरेक्ट लिख देती हूँ, दैट विल बी मोर बेटर। 2 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन और फिर अमोनिया, ठीक है। इथाइल के केस में आप फॉलो करेंगे 2 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन, देन 1 डिग्री अमीन एंड देन अमोनिया, ठीक है। अब आपको याद रखना है अगर, तो इसका मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा ट्रिक दे सकती हूँ। देखिए मिथाइल मतलब CH3 है ना, इसमें 1 कार्बन है, पहले आएगा। इथाइल मतलब C2H5, इसमें 2 कार्बन। तो 1 कार्बन अगर जिसमें है तो उसमें 1 पहले आएगा। 2 डिग्री दोनों में है, 2 डिग्री 2 डिग्री। 1 कार्बन है तो उसमें 1 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। दूसरे वाले में 3 पहले आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, ठीक है, मिथाइल इथाइल के लिए। और अगर हम बात करें गैसेस के लिए, तो गैसेस के लिए जो हमने ऑर्डर डिस्कस किया है वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। और अगर हम बात करें एक्वस के लिए, तो एक्वस के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, अमोनिया, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि इसमें, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए फॉर अमीन्स, ठीक है। अगर हमें अमीन्स की बेसिसिटी क्वेश्चन करने हैं तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आप ये नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है वो कर लें और ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एनिलीन और सिंपल एलिफेटिक अमीन और एनिलीन की बात करें, एनिलीन एरोमेटिक अमीन है ना, मतलब एक मैं लेती हूँ CH3 CH2 NH2 और एक मैं लेती हूँ रिंग के साथ यहाँ पर NH2। अगर इन दोनों केस में पूछा जाए तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ठीक है। अमीन्स बेसिक होते हैं, ये तो पता ना आपको। अमीन्स बेसिक क्यों है, क्योंकि अमीन के पास क्या है, अमीन के पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ईजिली किसी दूसरी स्पीशीज़ को डोनेट कर सकता है, इसलिए किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, है ना, किसकी तरह, लुईस बेस की तरह। तो ये तो पता है आपको, अमीन्स का बेसिक नेचर होता है, ओके। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमीन्स का बेसिक नेचर है, क्यों, तो आपको बताना है नाइट्रोजन in the amines nitrogen is having lone pair of electron which can easily donate to other atom, so it is act as a Lewis base, okay। अब अगर हम बात करें एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन्स में तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो अगर हम बात करें एलिफेटिक अमीन्स की, तो इसके नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आप लिख सकते हैं
इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेटर है लिख दीजिए लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, वो ईजिली अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए ये वाले किसी दूसरी स्पीशीज़ को। जबकि अगर हम एरोमेटिक रिंग में बात करें, यहाँ के जो लोन पेयर हैं वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर विल पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस विच इज़ नॉट अवेलेबल। आप यहाँ पे लिख लेना नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो एनिलीन्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा। यहाँ पे ये इजिली दे देते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो एनिलीन्स के लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, so first question is pKb of aniline is more than that of the methyl amine। तो हम ये अब pKb का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। एनिलीन जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की ना, दिस इज द सेम क्वेश्चन। एनिलीन दिस इज द एंड मिथाइल बेंजीन CH3 मिथाइल अमीन CH3NH2। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहाँ पे वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे, इसलिए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह। ठीक है, इसका लुईस बेस की तरह। तो KB क्या होएगा, इसका KB होएगा इसका ज़्यादा। ठीक है ना, KB ज़्यादा मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, KB ज़्यादा तो मतलब pKb क्या हो जाएगा, pKb कम हो जाएगा। यहाँ के जो लोन पेयर हैं इसके ऊपर वो किस में, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, है ना, डोनेशन के लिए नहीं आएंगे तो इसकी KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। KB की वैल्यू कम मतलब ये किसी तरह एक्ट करेगा वीक बेस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। अगर ये वीक बेस होगा तो इसकी pKb वैल्यू, KB वैल्यू कम है तो pKb वैल्यू क्या हो जाएगी, pKb वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, यहाँ KB ज़्यादा है तो pKb क्या हो जाएगा, pKb कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्लियर हो गई चीज़ें, दैट इज़ वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKb वैल्यू, हमें इसे अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक हमें दिया हुआ है इथाइल अमीन, एक हमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर गिवन है ना, एनिलीन जैसा। एक हमें सेकेंडरी, ये सेकेंडरी गिवन है, ये प्राइमरी गिवन है, और एक हमें एरोमेटिक। अब अगर पहले तो देख लो, देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक में से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, है ना, रिंग था एक और सिंपल है एक रिंग है NH, यहाँ पे लगा देते CH3, 2 रिंग है, और सिंपल एक एलिफेटिक है C2H5, एक NH2 प्राइमरी है, एक है C2H5 सेकेंडरी है NH। एक रिंग वाला ये है और एक सिंपल एनिलीन है ये NH2। ये दो हमारे पास ये केसेस हैं हमारे। तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। इसमें देखिए तो अगर हम एरोमेटिक एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग, है ना, ज़्यादा बेसिक होती है वो नेचर वाइज, क्योंकि एरोमेटिक में हमने अभी डिस्कस किया जो लोन पेयर हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं दोनों में। तो फर्स्ट और थर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब फर्स्ट और थर्ड में से भी आपको डिसाइड करना है। याद है मैंने आपको इथाइल के केस में बताया था कि पहले तो क्या होगा, पहले सेकेंडरी होगा, इथाइल मिथाइल दोनों केस में। तो पहले तो सेकेंडरी अमीन आ जाएगा, सेकेंडरी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो पहले 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 3 का। फिर उसके बाद ये हमें किसका पता, ये हम अभी KB का ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है,
Kb का सबसे ज़्यादा ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, टर्शरी की। फिर उसके बाद किसकी हो जाएगी, फिर हो जाएगी प्राइमरी की, फिर वन, फर्स्ट मतलब पहले थर्ड की फिर वन की, ये पहले थर्ड फिर वन। अब इन दोनों में से देखा जाए तो दोनों का ही कम होएगा, पर अगर एक में रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए यहाँ मिथाइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है। तो उसके बाद हो जाएगा सेकंड का, वो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, और सबसे कम हो जाएगा फोर्थ का। ये किसका ऑर्डर है, ये Kb का ऑर्डर है, और वो भी कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमने Kb का लिखा है। तो अब पूछा तो इन्होंने क्या है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर Pkb का बताना है। तो अगर जो Kb का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो वो Pkb का क्या हो जाएगा, एक तरह से अगर Kb की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है तो एक तरह से Pkb की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, है ना। फिर Pkb की वैल्यू इसकी सबसे कम हो गई, फिर 1 की हो गई, और सबसे ज़्यादा Pkb किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा Pkb किसका हो जाएगा, 4 का। अब हमें क्या लिखना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होता है पहले 4 फिर मतलब पहले ज़्यादा फिर से कम, तो सबसे ज़्यादा Pkb किसका है, 4 का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मैं ऊपर का ये सेक्शन थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, है ना। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले Pkb का ऑर्डर, ठीक है, आप लिखे Pkb का डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा 4, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1, और सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा, Pkb 3 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। सेकेंड आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा एक बार, एरोमेटिक है, ओके, इसमें मिथाइल भी है और मिथाइल भी है। थर्ड भी आपसे हो जाना चाहिए एक बार, ये मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है। एक एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, पैराटोलिन, एक में विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक में टोल्यूडीन होता है, ये एनिलीन, और साथ में क्या हो, CH3 ग्रुप लगाओ और ऊपर NH2 ग्रुप हो, ठीक है। तो एक में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो पोजीशन पे, एक में रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा, रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिर सिंपल एनिलीन का हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन का। नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप पे प्रेजेंट है, और एनिलीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अभी लेट मी चेक टाइम क्या हुआ है, एक बार टाइम हो गया 42 मिनट्स हो चुके हैं इसको। मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी, दैट इज़ रिएक्टिविटी। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टिविटी कैसे होगी, तो हम दो ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इसमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी जो, अगर सपोज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हम बात करें तो दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे आकर के अटैक करता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी किस पे, न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी इस पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दो चीज़ पे। एक तो स्टेरिक इफेक्ट होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है इसके आसपास कैसे ग्रुप लगे हैं, क्या बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की तो वहाँ पर तो लगा होगा H ग्रुप, है ना। अगर हम किसकी बात करें, इसको हम एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ तो H ग्रुप, जबकि अगर हम बात करें कीटोन की तो दोनों के दोनों R ग्रुप होंगे यहाँ पे। और अब इस केस में अगर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है तो आप खुद देखिए, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे दो बल्कि आर ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे तो एक ही आर ग्रुप लगा हुआ है ना। तो स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस इस केस में आ रही है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन के कंपेयर में, एल्डिहाइड्स बेटर। अगर एल्डिहाइड है तो न्यूक्लियोफाइल उस पर जल्दी अटैक करेगा एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। तो स्टेरिक इफेक्ट आपको समझ आ गया ना, क्योंकि कीटोन में दोनों के दोनों बल्क के आर ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक रीजनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रीजनिंग एक्चुअल में क्या है, चलो एक बार ये वाला फैक्टर भी आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रीजनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रीजनिंग है ये C डबल बॉन्ड O है। जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पोलैरिटी जनरेट होगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा। अब जितना ज़्यादा अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो कार्बन जो है जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना इस पे अटैक करेगा। कहने का मतलब कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब अगर हम एल्डिहाइड से केस में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक प्रेजेंट है। रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा ये आर ग्रुप, तो एक तरह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 रिलीजिंग ग्रुप है एल्डिहाइड्स कंपेयर में, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और भी ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी से भी हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 रिलीजिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और कम कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आएगा ही नहीं इसके पास अटैक करने, है ना, डिफ़िकल्ट होगा। तो 2 फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है क्या, कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक, देख लेते हैं एक बार। टाइम भी हमारे पास हो रहा, कोई बात नहीं, 45 मिनट्स थोड़ा सा लंबा हो गया। डिटेल एक्सप्लेनेशन में ऐसा ही हो जाता है थोड़ा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, अरेंज करना। इथेनल, इथेनल का मतलब है CH3 CHO। प्रोपेनल का मतलब CH3 CH2 CHO। प्रोपेनोन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ब्यूटेनोन का मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज द, ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, मतलब सबसे पहले सबसे कम फिर से ज़्यादा, इस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है। सारे ये एल्डिहाइड्स हैं, सॉरी 2 एल्डिहाइड्स हैं और 2 कीटोन्स हैं, तो आपको पता चल गया एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, है ना, इथेनल और प्रोपेनल है। अब एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कीटोन्स कम होंगे। तो एल्डिहाइड्स में भी देखिए एक इथेनल है और एक ये, तो यहाँ पे हमें देखना है आर ग्रुप, यहाँ हमें देखना है ये आर ग्रुप। यहाँ पर आर ग्रुप एक है गिविंग मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ पे बल्कि आर ग्रुप है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देगा कार्बोनिल कार्बन पे, तो रिएक्टिविटी इससे कम होएगी, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा ज़्यादा। तो पहला तो हो जाएगा यही, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो हो गया हमारा 1, फिर उससे कम रिएक्टिव हो गया हमारा 2। अब बात करते हैं एल्डिहाइड्स में, तो हमने डिसाइड कर लिया। कीटोन्स में, कीटोन्स में भी यहाँ देखो, यहाँ बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट है एक, यहाँ पे कम, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ एक मिथाइल एक बल्कियर ग्रुप आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर डिफिकल्ट होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद नंबर 3, और सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होएगा यहाँ पे नंबर 4 ब्यूटेनॉन में, ठीक है। समझ आ गया ये? तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। सेकेंड है देखिए बेंजेल्डिहाइड, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, चलो, है ना, ये वाला भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बनाने हैं जी स्ट्रक्चर। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड ये रिंग के साथ CHO, और है रिंग के साथ CHO के साथ यहाँ प्रेजेंट है एक रिलीजिंग ग्रुप CH3, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है यस NO2 पैरा पोजीशन पे, और एक है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन होता है एक हमारे पास 4 क्या है, एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमें स्ट्रक्चर्स गिवन है। अब ध्यान से देखिए इनको, सब में क्या रिलीजिंग ग्रुप, ये कीटोन है हमारा, तो कीटोन की सबसे कम हो जाने वाली लीस्ट है ना, इसकी सबसे लीस्ट हो जाने वाली है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 4th पोजीशन पे, इसको 4th मार्क कर दो, सबसे कम होएगा। सबसे ज़्यादा किसका होएगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो जो कार्बोनिल कार्बन पे है उस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कार्बोनिल कार्बन पे बढ़ाएगा तो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा इसमें जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है।
रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है भाई, फिर उसने तो डिक्रीज ही करनी है ना। क्यों? क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे के इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये रिड्यूस करेगा, है ना। तो ये तो सबसे कम हो जाने वाला फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी थर्ड है ना, ये थर्ड। फोर्थ तो हमने इसको दे दिया कीटोन को, और ये हो जाने वाला है सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये हमारा आज का था सारा टॉपिक, हमने कवर अप कर लिया है। आपके लिए होमवर्क के तौर पर यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपको करना है। देखिए ये कल मैं विषय डिस्कस कर लूँगी, बट आप ये कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स HCN, HCN में क्या होगा, सही एंड नेगेटिव, है ना, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वही न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब यहाँ पे एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे कीटोन से। अब कीटोन में भी देख लेना, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है, एसिड्स की है, और तीसरे में भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमारे 51 मिनट्स का ये कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। डिटेल में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से रिवाइज़ कीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि मैम ऑर्गेनिक हो नहीं रही है ना, तो अब ये वो टाइम नहीं है कहने का। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से होगा। ओके, thank you so much for the watching. Please like, subscribe and share this video with your friends. And yes, thank you so much guys. Bye bye, have a nice day.